हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, इसके लिए डेरिवेशन, इसके लिए व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग अंत तक दिखेगा। आज के इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। निरक्षीय स्थिति, सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लो आप लोग। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दो आवेशों से मिलकर बना होगा। तो एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। अब इसके मध्य बिंदु से लंबार्धक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेन में सीधा होता है, यहाँ पर बनाते समय थोड़ा सा हो ही जाता है। चलो ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ पर प्लस क्यू है ए पर और माइनस क्यू है बी पर। इसके मध्य बिंदु लंबार्धक, मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ है। इसके मध्य बिंदु से लंबवत आर दूरी पर या लंबार्धक आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है? एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा जरा थोड़ा सा कि वह बिंदु, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो। लंबार्धक मतलब लंब भी हो और अर्धक पर हो, बीच पर हो। अर्धक मतलब आधे पर हो। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। मतलब इस कंडीशन को हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। अब देखो जरा, यदि हम इनको मिला दें, P को B से मिला दें और P को A से मिला दें, ठीक है। अब देखिएगा जरा, हमने आपको बताया था कि प्लस Q से बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। कहां निकलती हैं? बाहर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन जो तीव्रता होगी ऐसी होगी, ठीक है। और यदि मैं आपसे कह दूं कि B पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश पर बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, तो जो इसकी तीव्रता है E2, ये डायरेक्शन इधर होगी। और इन दोनों का परिणामी यहां पे बना देता हूं E, जो कि थीटा कोण बनाता है। कितना कोण? थीटा कोण। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया। अब देखिएगा जरा थोड़ा सा, इसको मैं यदि यहां से ऐसा लंब डाल दूं, इसको यहां पे लंब डाल दूं, लंब डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? लंब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लंब डाल दिया गया। तो इस E1 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक लंबवत जो होगा वो लंब में होता है साइन, तो E1 साइन थीटा, और इधर हो जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है। अब मैं यदि E2 को कहूं, तो इसके लंब की यदि बात करूं, जो लंब मैंने डाला है, तो लंब मतलब ये ऐसा होगा, यानी नीचे की ओर आपका आ जाएगा एक E2 साइन थीटा, और जो आपका आधार होगा E2 cos थीटा। ऐसा ये आपका डायग्राम बन चुका है। आर दूरी पर है। द्विध्रुव की लंबाई आपसे पूछा जाए तो द्विध्रुव की लंबाई हमेशा 2a ही रहता है। ये बन गया डायग्राम निरक्षीय स्थिति का। अब आप यहां पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये जो E1 ऊपर की ओर क्यों है, तो मैंने बताया कि प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, इसलिए डायरेक्शन इसका ऊपर की ओर है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो जरा, यहां पर देखो, P से हमारा जो E2 का दिशा है B की ओर है। इसका कारण ये है कि माइनस क्यू जो है, इसमें जो बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो अंदर की ओर आती हैं। ये भी डाउट क्लियर हो गया। हमने द्विध्रुव की लंबाई 2a माना, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का मानना था, और 2a लेकर चलने से आसान होता है सॉल्व करना। तो यहां से यहां तक की O से B तक की लंबाई स्मॉल a, और यहां से यहां तक की स्मॉल a हो जाएगी, ठीक है। आगे चलकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसकी परिणामी तीव्रता, मतलब E1 और E2 की परिणामी तीव्रता भैया E है, थीटा कोण बनाते हुए। तो याद रखिएगा, जब भी हम दो घटकों में वियोजित करते हैं तो लंब वाले भाग को, इसको हमने कहा ऐसे सीधा खींचते, हालांकि यहाँ पर ऐसे खींच दिए, इसको सीधा खींचते तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता। तो ये लंब होता, क्या होता? लंब होता। ये लंब होता, ये आधार होता, और ये कर्ण होता। ये ऐसा खींचते तो लंब होता। तो लंब को हम साइन, क्योंकि लंब साइन का ही फार्मूला होता है लंबवती कर्ण, लंबवती कर्ण होता। ये चीज ऐसा याद कर लो, ठीक है। इसी प्रकार जब हम इसको इधर लंब खींचते, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आता है। ये डायग्राम में हम ऐसा कर दी, ये ऐसा सीधा आता, लंब होता ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता, तो ये लंब कहलाता। तो ये लंब में साइन थीटा, तो E2 को E2 साइन थीटा, और आपका आधार है तो E1 के लिए E1 cos थीटा और E2 के लिए E2 cos थीटा। जब हम इसका परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो जो ऊपर E1 का साइन थीटा है और नीचे E2 साइन थीटा है, एक दूसरे के विपरीत है, परिणाम में बराबर होंगे। परिणाम में
में बराबर होंगे तो जो E1 cos थीटा का मान है E2 cos थीटा के बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए इनको लेकर चलना ही नहीं है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक जो है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल क्षैतिज घटक को लेकर चलेंगे। तो अब आपसे बोला जाए परिभाषा बता दो कि वह बिंदु या कि हमने क्या कहा कि वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थित। यहां पर मैं लिख दूं परिभाषा, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो या ज्ञात करनी है, वह द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, लंबार्धक पर स्थित हो, तो उसे द्विध्रुव के लिए क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा कि वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि वो लंबार्धक पर स्थित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। हमने अच्छी स्थिति पढ़ाया था, अच्छी स्थिति में हमने कराया था कि मान लो जैसे हमारे पास AB है, प्लस Q है, माइनस Q आवेश है, इसको आगे बढ़ा दें तब कोई बिंदु P हो, मतलब अक्ष को, द्विध्रुव अक्ष को ही बढ़ा दें और अक्ष पर ही कोई बिंदु स्थित हो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो अब उसे हम बोलते हैं अच्छी स्थित। लेकिन जब लंबार्धक पर स्थित हो, कहां पर हो, लंबार्धक पर स्थित हो, तो उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थित। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वो लंबार्धक पर स्थित होता है तो उसे हम निरक्षीय स्थित कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आया कि एक हमने द्विध्रुव लिया AB जो प्लस Q माइनस Q से निर्मित है, दोनों की लंबाई 2a है, देख लो जरा, नहीं फिर दिक्कत होगी आपको। यहां पर जरा देखना, ठीक है, कि हमने क्या कहा, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से निर्मित है। जो माना लिखना होता है ये लिखना ही पड़ेगा, किसी भी दम पे आपको लिखना पड़ेगा कि AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से निर्मित है। मैं यहाँ पे पूरा एक छोटा छोटा चीज भी लेकर चलूंगा क्योंकि मेरा टास्क रहता है कि कमजोर से कमजोर छात्र भी समझे। ठीक है, कमजोर से कमजोर, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक वो भी समझे। तो जो आपका A है यहाँ पे प्लस Q है, B है यहाँ पे माइनस Q है, तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेश से निर्मित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2a है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जितना मैंने बोला उतना ही लिखना ही है आपको कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, जिसकी लंबाई 2a है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, 2a है। देखो जरा, A से B की लंबाई कितनी है, 2a है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। मध्य बिंदु O से लंबार्धक पर R दूरी में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेश से निर्मित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, यानी जिसकी लंबाई 2a है। मैंने यहाँ पर लिख दिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो जिसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से लंबार्धक पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप लिख सकते थे कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q से निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ पर दो आवेश है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है।
प्लस क्यू के कारण भी यहां पर पी पर तीव्रता होगी और माइनस क्यू के कारण भी पी पर तीव्रता होगी। तो देखिएगा जरा, यहां पर लिखना है बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता जरा बताओ कितना हो जाएगा। E1 बराबर 1/4πε0। यदि माध्यम लेते तो के लिखते, लेकिन माध्यम हमने नहीं लिया इसलिए के नहीं लिख रहे हैं। Q अपान ये A से P की दूरी AP²। अब ये कहां से आ गया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0। यदि माध्यम है तो माध्यम लिख लो, माध्यम नहीं है बीच की दूरी, ठीक है। उस आवेश से जिस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं तीव्रता, उसकी दूरी क्या है। जैसे इस आवेश से P की हम तीव्रता निकालते हैं तो P तक की दूरी AP है, हमें पता ही नहीं है क्या, तो AP कर लिया हमने। एक पॉइंट आपको काम में आने वाला है, निरक्षीय स्थिति जो आपका ये क्या है, अनुप्रस्थ स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो A से P के बीच की दूरी हमें नहीं पता, इसलिए AP² कर दिया। E = 1/4πε0 के Q/r² बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने कह दिया ना कि A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता कितना है, तो 1/4πε0। यदि हम यहाँ पर माध्यम लेकर चलते कि ये के माध्यम में रखा हुआ है, के पर वैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, तो हम यहाँ पर के लिखते, लेकिन माध्यम लिया ही नहीं हमने, तो Q/AP² हो गया। अब देखो जरा, यदि मैं कह दूं वह बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जरा देखना E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। आवेश एक ले लेंगे और दूरी B से P तो BP², और इसको आप समीकरण 2 दे दो। यहां तक यदि आप समझ गए होंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने ये फार्मूला बताया E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। यदि ये फार्मूला आपको पता है बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको कराया है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं एक पॉइंट एक टॉपिक को एक ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आपको यदि एक टॉपिक की जरूरत हो तो आप दूसरे टॉपिक पर न जाएं। समझ रहे हैं ना, यहां तक क्लियर है। अब हमने कहा कि जो E1 है इसको भी 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है, और E2 है इसको भी 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, आगे हम यदि आपसे कह दें, देखिएगा डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, E1 को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जी सर, कैसे वियोजित किया जा सकता है? पहला है E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, और दूसरा है E1 cos थीटा क्षैतिज घटक। देख लो जरा, मैंने बताया भी था कि E1 को 2 घटकों में बांटेंगे। ये जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक रहेगा लंब वाले भाग में, और E2 जो है आधार वाले भाग में रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसी प्रकार वह E2 को भी 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कैसे 2 घटकों में सर? तो पहला मैंने बोला E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और जो आपका दूसरा है E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में। क्लियर? आपका E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और दूसरा E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में। अब मैंने कहा कि E1 और E2 जो है
साइन थीटा का जो फॉर्म है वो एक दूसरे के विपरीत है ऊर्ध्वाधर में। एक E1 साइन थीटा ऊपर की ओर और E2 साइन थीटा नीचे की ओर, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। सिंपल है, यहां तक तो क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इसके बाद हम यदि बात करते हैं जैसे E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा की हमने बात करी थी कि ऊर्ध्वाधर एक दूसरे के विपरीत है, तो इनको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि आप लिखो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बताओ आप, परिणामी तीव्रता कितना आएगा जानते हैं? आएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो जरा, ये जो है हमारा, ये भी E1 को हम E2 के बराबर कह सकते हैं, तो E1 cos थीटा धन E1 cos थीटा कर सकते हैं। यहां पर लिख दो, चूंकि E1 बराबर E2 है, कोई दिक्कत नहीं। E1 का मान E2 के बराबर है क्योंकि दूरी समान है, यहां से दूरी और यहां से दूरी समान है, तो तीव्रता भी समान है। ठीक है, तीव्रता समान है। दूरी जितना बढ़ेगा तीव्रता उतना कम होगा, ये आप याद रखिएगा। दूरी जितना बढ़ेगा तीव्रता उतना ही कम होगा। दूरी के व्युत्क्रम होता है तीव्रता, इसलिए भैया दूरी समान है तो तीव्रता भी समान है। ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम ले लेंगे जो भी जरूरत पड़ेगा। तो यदि मैं इसको जोड़ दूं, यदि मैं इसको जोड़ दूं तो E बराबर आ जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, इसको मैं समीकरण दे दूं या ना दूं, समीकरण 1 से मान रख दूं। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर मान रखो जरा, E बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, आप ले लो चाहे यहां पर AP ले लो, चाहे BP बराबर है तो AP स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और cos थीटा, और इसको आप समीकरण 3 दे दो, यहां से जरूरत पड़ेगा। स्क्रीनशॉट बिल्कुल ना भूला करें, स्क्रीनशॉट यदि भूल जाएंगे फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखो, हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज आपको दिखेगा AOP में। AOP में समकोण त्रिभुज क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका AP है जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लंब का वर्ग यानी OP स्क्वायर धन आधार OA स्क्वायर। और आपको पता है, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि OP का मान R है। हो OA कर दिया सर, OP का मान R है और OA का मान कितना है बच्चा लोग? A है। तो यदि मैं कह दूं AP बराबर बताओ, तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा R स्क्वायर धन A स्क्वायर। यहां तक क्लियर? हम यहां पर AP का मान रख सकते हैं। अब बताना आप लोग, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये कोण है मान लो यहां पे थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? OA, कर्ण कितना है? AP। तो आधार हमारा OA, OA का मान कितना है? स्मॉल a। देखो जरा, OA का मान स्मॉल a और AP का मान कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर धन A स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो तो फिर हम आगे यहां पर क्लीन करके, है ना, आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति मैं देता हूं, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिया करो। अब बच्चा लोग, हमें इस डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमने डायग्राम के आधार पर सब कुछ समझा दिया। अब हमारा रहेगा मेन कैलकुलेशन। ठीक है, बस खत्म है यार, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है। देखो जरा, समीकरण 3 में मान रखने पर, किसमें? समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर कितना है? E बराबर E रहने दो, 2 है तो 2 रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जी सर रहने दो, Q है तो Q रहने दो, AP स्क्वायर का मान रखो, AP स्क्वायर का डायरेक्ट मान रखूंगा R स्क्वायर धन A स्क्वायर, कोई दिक्कत? cos थीटा का मान रखो, cos थीटा का मान है A/R स्क्वायर धन A स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखना जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन है, रहने दो सर। यहां पर हम कर दे 2A इंटू Q और इसको मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 3/2। कैसे आ जाएगा 3/2?
इसका घात 1 है, इसका घात 1 है और इसका घात 1/2 है। जब जोड़ोगे तो 2 1 कम 2 1 3/2। ठीक है, ऐसा होता है। 1 धन 1/2 जोड़ोगे तो 2 1 कम 2 1 3 3/2 हो गया। अब आपने पढ़ा है चूंकि P बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी और आवेश का गुणनफल, ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। होता है कि नहीं होता है? इसलिए E बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0। यहां पर आ जाएगा आपका P का मान और नीचे हो जाएगा r² प्लस a² का पावर 3/2। 3/2 आ गया। यदि मैं कह दूंगा आपको सदिश रूप में लिख दो बच्चा लोग, तो आप सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप में लिख दोगे, वेक्टर लिखोगे तो ये वेक्टर लग गया 1/4πε0। यहां पर वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर लगा दोगे, r² प्लस a² कर दोगे, 3/2 कर दोगे आप। सदिश रूप में आ गया। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, फिर आप भाई समझा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। खत्म अभी नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ सर? देखिएगा जरा, थोड़ा सा देखिएगा। चूंकि द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा है, अर्थात जो हमारा स्मॉल a बहुत छोटा होगा r से, तब a² की उपेक्षा करने पर फास्ट लिखता हूं, थोड़ा राइटिंग आप समझो, मैं बोलता चलता हूं, आप लोग समझो कर भैया थोड़ा सा। हमारा समीकरण 3 था, इसको हमारा समीकरण 4 दे दो। समीकरण 4, समीकरण 5, तो समीकरण 4 से कहां से? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से a को हटा दो, a को हटा दो तो e का मान कितना आ गया 1/4πε0 p/r² के पावर 3/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 1/4πε0 p/r³। जी हाँ, यानी ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 p/r³। ठीक है, इसको आप समीकरण 5 दे दो। समीकरण 4 और 5 दोनों क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि सदिश रूप में कह दूं, सदिश रूप में, तो वेक्टर लगा दो बस, और कुछ नहीं है। 4πε0 P में वेक्टर लगा दो /r³। ठीक, यही आपका आ गया निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। समय तो लगता है, कैलकुलेशन आपको बताओ, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार से हमारा निरक्षीय स्थिति का व्यंजक कंप्लीट हो गया। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चे लोग, वंदे मातरम।